हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मैंने जब प्रीलिम्स या मेंस दिया था और इंटरव्यू भी दिया था, तो उस समय मेरे कितने मार्क्स थे। और यहाँ पर मैं अपने एक स्टूडेंट का भी बताऊँगा कि जो 2023 में जिसने प्रीलिम्स दिया था, उसके कितने मार्क्स हैं। अभी चूँकि ऑफिशियल की तो आया नहीं है यूपीएससी का, लेकिन जो भी हमारे आंसर कीज़ वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके कितने मार्क्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 106 106 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। स्टार इसलिए लगाया गया है क्योंकि यूपीएससी का अभी आंसर की नहीं है, वो आपको पता है कि जब फाइनल रिजल्ट आती है तो उसके साथ ही वो आता है, दैट्स वाई इट इज स्टार। लेकिन इस स्टूडेंट ने मेंस भी दिया हुआ है। ओके, तो ये कंफर्म है कि इसका मतलब कि ये जो 106 है इसका, या फिर इसके आसपास जो भी है, वो पार है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मेंस देने के लिए। ठीक है, मैंने 2013 में और 2014 में दिया था यूपीएससी का। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई था दोनों टाइम, मेंस भी क्वालिफाई था मेरा दोनों टाइम, और दोनों टाइम मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ था। ठीक है, तो अब मैं 2013-14 का डिस्कस करूं तो उतना रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि काफी साल हो गए, करीब 8-10 साल हो गए यहाँ पे। ओके, और 14 के बाद थोड़ा सा पैटर्न में भी और सिलेबस में भी चेंजेस देखने को मिले हैं, तो 13-14 का डिस्कस करने के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 2023 यानी कि जो लेटेस्ट अभी है ना, 28 मई को जो एग्जाम हुआ था, वहां पर मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में हमारे एक स्टूडेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम के ही वो स्टूडेंट है, तो उनका 106 आ रहा था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी हम सोर्सेस यहाँ पर फॉलो करते हैं, उन्होंने जो भी सोर्सेस फॉलो किया स्टैटिक के लिए या फिर करंट के लिए, तो ये किस तरीके से यूज हुआ, और मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से आपको रहा है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स आप तो देख ही लिया आपने कि 106 यहाँ पर आपको मार्क्स आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आंसर कीज। ओके, तो अब यहाँ पर जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट पर हमेशा जो हमारा फोकस होता है ना, वो ज्यादा होता है, यानी करीब 80 to 90% जो हमारा फोकस होता है ना, वो स्टैटिक पार्ट पे होता है। और उसके अलावा जो हम अगर बात करें आपको करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का हमेशा हमारा 10 से 20% फोकस यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके लिए? मैं यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मेंस में अगर आप जाइएगा ना, तो आपको करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है फिर वहां पे, क्योंकि मेंस क्या होता है, मेंस एनालिटिकल चीज होती है। मेंस क्या होता है? मेंस एनालिटिकल चीज होती है, तो वहां पर करंट अफेयर्स का वेटेज और भी ज्यादा हो जाता है। बिना करंट एग्जांपल्स दिए हुए या करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज किए हुए आंसर वहां पर अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो दोनों का सिनेरियो अलग अलग है। ठीक है, तो मार्क्स 106 के आसपास, स्टैटिक में 80 से 90% का वेटेज रहता है, और करंट अफेयर्स में 10 से 20% का यहाँ पर वेटेज आपको रखा गया। इसके अलावा और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट नजर आती है चीजें, पहली चीज तो आ जाती है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा हो जाता है हमारा राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 10 दिसंबर को शूट कर रहा हूँ। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें 2024 के लिए, तो मुश्किल से अब आपके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम है ना, वो मात्र 3 से 3.5 महीने ही बचा हुआ है। यानी कि मार्च तक तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मार्च तक अगर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मई में एग्जाम होता है, मई में एग्जाम है 2024 में प्रीलिम्स का। अगर मार्च तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप समझिए 2024 का प्रीलिम्स का टाइम आपका बेकार ही जाने वाला है। ओके, तो आपके फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में भी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। राइट डायरेक्शन यानी कि कौन सी चीज का आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और कौन सा क्वेश्चन क्या करना है, आपको बनाना है, कौन सा सॉल्व करना है, और कौन सा आपको स्किप करना है, ये चीजें भी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए, अब लेट नहीं करूंगा मैं, सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन का स्नैपशॉट यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, 2023 पेपर का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आता है कि बताया गया है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन इज कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू। अब कृष्णा रिवर कोलेरू में फीड करती है या नहीं करती है, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। ये पता होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे, दो को। ओके, उसके बाद मींडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कनवार लेक। ये भी काफी आपको फैक्चुअल हो गया, क्योंकि बेसिकली हम ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के लिए हम बेसिकली पढ़ते हैं एनसीईआरटी और जीसी लियो। ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। और एनसीईआरटी जीसी लियोन का यूज करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड भी उसमें सॉल्व नहीं हो, क्योंकि ये गंडक रिवर मेंटेन वहां पे करके कनवार लेक बनाती है नहीं बनाती है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं। और जीसी लियोन इंडियन ज्योग्राफी तो है नहीं। ओके, तो उसमें रहता नहीं है। तो 2 और 3 को लेके आप हमेशा संशय में रहेंगे। तो 2 और 3 को लेके अगर संशय में रहेंगे,
ओके, तो बात है एक, अगेन जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में आपको क्या है कि ये चीज मेंशन की गई है एक के बारे में, तो वो वुलर लेक नहीं है, वो कौन सा लेक है, वो डल लेक है। ओके, वो कौन सा लेक है, डल लेक है। तो ये भी चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत, पहली तो गलत होगी, पहली तो साफ गलत हो गई, बाकी हम दोनों के बारे में हमें नहीं पता, तो जो पहली गलत हो गई तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया, लेकिन हमें बी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और तो अब अभी हम डन की तरफ भी नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है देखने में काफी इजी यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी यहाँ पर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका कोई और सोर्स नहीं है, मैंने बता दिया। जनरली हम एनसीईआरटी जीसी लेवल से पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को ही कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को एनसीईआरटी जीसी लेवल किसी से भी नहीं कर सकते, तो इतना फैक्चुअल नहीं कर सकते। सेकंड की अगर बात करें तो कामराजार पोर्ट, ओके, मुंड्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये काफी जीएस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि जीएस जी के आपको लूसेंट वगैरह में होता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो आप बना सकते हैं। तो जनरली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लूसेंट तो पढ़ते नहीं है, हाँ, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो पढ़ सकते हैं। ओके, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर पूछे कहा जाए तो ये भी काफी फ्लक्चुअल, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन होंगे ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको छोड़ने लायक हो जाते हैं, क्योंकि आप वैसे भी एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में अगर आप पोर्ट्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, तो वहां पर भी इतने फैक्चुअल ये आपको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी एक स्किप करने वाला क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में है कि बताना है कि यहाँ पर जैक फ्रूट है, महुआ है और टीक। महुआ और टीक के बारे में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का 11th क्लास की एनसीईआरटी जो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें पेज नंबर 44 में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो महुआ और टीक के बारे में आपको उसमें आराम से मिल जाएगा। ओके, जैक फ्रूट के बारे में भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी गोइंग क्वेश्चन है, आराम से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। सोर्स क्या है, एनसीईआरटी 11th। ओके, उसके बाद फोर्थ में हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब ये देखिए लॉजिकल, ये आप गेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल भी है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अब क्यों, अब देखिए चाइना के एरिया वैसे तो बहुत ज्यादा है इंडिया से, अगर हम कंट्री के पूरे डायमेंशंस की बात करें, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, एरेबल यानी कि सिंचाई वाला जो एरिया है वो इंडिया से ज्यादा है या नहीं, ये बात वहां पे कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ तो अब हम इसके लिए कभी कंफर्म नहीं है। इसके लिए प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब प्रोपोर्शन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन ये काफी फैक्चुअल हो जाता है। एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना। तो ये आपको गलत हो जाता है, तो ये सीधा गलत है। आप जब आप ये पढ़ेंगे ना क्या कहलाता है, जब आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सीधा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो तीन तो हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। ये कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 1 और 2 में अभी भी हमें क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से नन तो होगा नहीं, डी ऐसा चला ही जाता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए, अब देखिए तीन सही है, तीसरा सही है, तो ओनली वन तो होगा नहीं, ठीक है, ओनली टू होगा नहीं, तो ऑल ऑफ थ्री की तरफ ही हमें क्या होना, जाना होगा, क्योंकि थ्री तो हमें इंक्लूड करना होगा हर आंसर में। तो थ्री किस में नहीं है, पहले में थ्री नहीं है, दूसरे में थ्री नहीं है, और डी में थ्री नहीं है, किसमें थ्री है, सी है। तो इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो ये आपको कर पाएंगे। तो इतना आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। दो ये रिस्की क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही आपके पास है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाते हैं ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, यानी कि कौन सा एरिया है जहाँ पे सी लेवल जो है लगातार वो गिरते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आप ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपको, ओके, मीडियम करंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। मरकनम साल्ट पैंस कहाँ है, हो सकता है इसका नाम आपने ना सुना हो, ओके। नवपड़ा स्वयं कहाँ है, ये भी हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, लेकिन भीतरकनिका और रन ऑफ कच्छ का आपने नाम तो सुना ही हो, ठीक है। तो भीतरकनिका जो उड़ीसा वाला एरिया, रन ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात के साइड में। ये लॉजिकल क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स हम लोग जो बुकलेट प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और भी सोर्सेज मैं आपको आगे क्वेश्चंस में यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्मेनाइट एंड एरूटाइल, ये कह रहा है कि अवेलेबल है कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज क्या है, तो इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टिटेनियम में मिलता है, ठीक है। ये जनरली आपको करंट अफेयर्स में भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी आपको बुक में मिलेगा। तो कोई सोर्स मुझे नहीं मिला इसके लिए,
ओके, तो मैं इसको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे करता हूँ। गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन गेस वर्क भी काफी यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई और बेसिस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। मुझे नहीं पता इल्यूमिनाइट क्या होता है, यूटाइल क्या होता है। ओके, जब ये चीज हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं? तो ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्या होता है ना कि फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, और अगर आपने गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया, तो फिर समझिए कि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है। फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो बहुत कम हो जाता है। और यही अक्सर आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स में एग्जाम में। तो शुरू के क्वेश्चन उतने नहीं यहाँ पे सही हो, हमने देखा ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते हैं सेवेंथ। ये बात कर रहा है कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, ठीक है, वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कजाकिस्तान। इकोनॉमिक सर्वे 2022-13 का पेज नंबर जाके 229 में देखिएगा। ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो पेज नंबर 229 है ना, वहां जाके चेक करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर होता है ना, उस हर चैप्टर के लास्ट में आप देखिएगा क्या दिया रहता है, उस चैप्टर की समरी रहती है, ठीक है। उस समरी में ही आपको ये दिया हुआ था इसके बारे में कि 2/3 कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है कि एक आसान या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ता है। ओके, और कम से कम समरी तो पढ़ना ही है हर चैप्टर का जो लास्ट में दिया होता है। तो इस वजह से मैं इसे मीडियम टू इजी लेवल का क्वेश्चन रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बता रहा है कि कॉन्गो बेसिन जो है, ठीक है, कॉन्गो बेसिन का कौन सा इसमें पार्ट है? तो कॉन्गो बेसिन का, या तो अगर आपका मैप सही है तो आप कर सकते हैं वर्ल्ड मैप का। अगर आपको वर्ल्ड मैप आपने किया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया हुआ है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आप इसको क्या करेंगे, गलत करके चले आएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि ज्योग्राफी जो होता है ना, ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो, चाहे वो मैप बेस्ड हो, या फिर दूसरे जो जनरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए लॉजिकल जो क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है गेस वर्क, उसके लिए भी ज्योग्राफी काफी यहाँ पर मायने रखता है। तो अगर आपका मैप वर्क होगा देन यू विल डू इट, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको गलत करके आए। तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको मैप वर्क करना ही है। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इजी टू आपको मॉडरेट क्वेश्चन में ही आएगा। दो जिनको नहीं आता है उनके लिए ये हाई रिस्क के क्वेश्चन आपको आता है। इसके अलावा बात करें अमरकंटक हिल्स, ओके, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। ओके, शेषाचलम हिल्स आपको भी एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इंडियन मैपिंग वगैरह की है, या फिर एनसीईआरटी अगर आपने किया हुआ है 11th क्लास की, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, तो वहां पर ये दोनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज इजी टू मॉडरेट लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 10th में। तो 10th में बात करते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर बात कर रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात कर रहा है, ट्राइलेटरल हाईवे की बात कर रहा है, और बांग्लादेश चाइना बॉर्डर म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये बात कर रहा है। यहाँ पर ये मैंने पूरा का पूरा अपने जो करंट अफेयर्स की बुकलेट है, ठीक है, उसको उसके स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो, ओके, काफी छोटा छोटा यहाँ पे हो गया है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे कवर किया गया। तो हम लोग ने दिया था, तो उसमें ये कवर हो गया। तो ये एक इजी क्वेश्चन इसको माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट और टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद भी जो है ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कोल से होती है। तो कोल सेक्टर इंडिया पर पूरा, ये मेंस का हमने जो बुकलेट दिया हुआ था, ओके, मेंस का करंट अफेयर्स में, जिसमें कोल वगैरह की बात की गई थी, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिनरल्स का भी एक सेक्शन आता है। तो ये पूरा हमारे मेंस के बुकलेट में था। तो यहाँ से ये कवर हो जाता है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मर्सू पियालास जो है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, क्योंकि ये कहीं भी आपके लिए मेंशन नहीं है, ना ही कहीं करंट अफेयर्स में है, ना ही कहीं बुक वगैरह में आपको ये मेंशन है। ये बेसिकली क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू से, ठीक है। पीवाईक्यू ये 2011-12 का जो यूपीएससी था, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जनरली 11-12 के तक का आप तैयारी नहीं करते हैं या पीवाईक्यू भी लगाते हैं, तो जनरली आप 2014 से ही लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 2011-12 के पीवाईक्यू में आया था, तो उस हिसाब से जिसने किया होगा वो कर दिया होगा, अदरवाइज फिर ये कहीं मिलता नहीं है। तो ये कहीं है नहीं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है कि स्किप करने वाला ही क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आता है। इसके बाद 13 में बात करें, इन्वेसिव स्पीसीज की बात की गई है। ओके, तो ये क्या था कि ये भी आपको कहीं कवर नहीं किया गया है, ठीक है। और डिफिकल्ट है अगर आप, क्योंकि जैसे आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या इसी तरीके की स्पीसीज वगैरह से रिलेटेड हो। तो उन सबको फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, कहीं कवर नहीं किया जाता है, या इतना फैक्चुअल आप याद नहीं करेंगे, ओके।
लेकिन अगर आपको पता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो फाउना का नाम दिया गया है, लॉन्टेल मैकावी और मालाबार सीगेट, ये सांबर डियर, ये सारा पीवाईक्यू है। ठीक है, एकदम पीवाईक्यू है। अगर पीवाईक्यू आपने किया है तो आप कर पाएंगे, अगर आपने नहीं किया है तो नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना कि पीवाईक्यू विद करंट अफेयर्स ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया है तो फिर ये क्वेश्चन आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। ठीक है, या बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी बुक वगैरह में मिलेगा। ओके, मैं आपको लास्ट में समरी भी बताऊंगा, डोंट वरी, जब कर लेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन सोर्सेज को समराइज करके आपको करने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड वैगल डांस फॉर अदर्स, दे आर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डांस डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड। ठीक, वैगल डांस करते हैं। ओके, तो अब को क्या पता कि कौन सा इसमें स्पीसीज है वो जो वेगल डांस करता है दूसरे को डायरेक्शन बताने के लिए। यू डोंट नो, ये भी किसी स्टैटिक बुक में आपको नहीं मिलेगा। ओके, और करंट अफेयर्स में भी कोई इधर हमको, हम लोग के करंट अफेयर्स में नहीं है। जनरली हम लोग का करंट अफेयर जो होता है ना वो द हिंदू को फॉलो करता है। द हिंदू में जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है सारी इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स में मिलती है। तो वहां पर भी वो कवर नहीं की गई थी, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। तो उसके हिसाब से मैं गलती से लगाऊंगा, हो सकता है कहीं कवर किया गया हो। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन जनरली जो सोर्सेस हम फॉलो करते हैं ना करंट अफेयर्स के लिए, द हिंदू, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड का बहुत अच्छी तरीके से यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सम है, और सम जहां पर भी लिखा होता है ना वो जनरली स्टेटमेंट क्या होता है वो सही हो जाता है। तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ फोर जो होगा सही होगा। या फिर आप क्लास 12 क्लास की जोग्राफी, सॉरी बायोलॉजी में भी, 12th क्लास की बायो में भी ये मेंशन की गई थी, लेकिन 12th क्लास की बायो पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो इस वजह से अगर इलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी जाएंगे ना, क्योंकि सम लिखा हुआ है तो सम हो गया तो कहीं ना कहीं उसका यूज होता ही होगा या हो ही सकता है। ओके, तो उस हिसाब से ऑल ऑफ फोर हो जाएगा, तो ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप, यहाँ पर है इंडियन स्क्वायरल के बारे में। अगेन हर एक स्पीसीज के फीचर्स को आप नहीं जान सकते हैं दुनिया भर की। द हिंदू वाले तो पहले रोज हर दूसरे दिन, द हिंदू वाले क्या करते हैं ना, हर दूसरे दिन सेकेंड डेज पे ये कोई ना कोई स्पीसीज को खोजते रहते हैं। इनका बस यही काम होता है, तो इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं कर सकते। तो मैं विल नॉट प्रिफर टू डू दिस टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा अगर 18 की बात करें तो यहाँ पर भी देखिएगा सम लिखा हुआ है, अगेन सम लिखा हुआ है और अगेन सम लिखा हुआ है। आराम से ऑल ऑफ थ्री आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। सम हो जाता है ना तो फिर उसके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी हो 99.99% हो जाती है, तो उसके लिए हम फिर उसी हिसाब से जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद द स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन द ट्री और लॉग ऑफ वुड। अब कह रहे हैं कि कोई लकड़ी है उसमें से किस तरीके से ये इंसेक्ट जो होते हैं वो अपना स्टिक करते हैं या उसमें होल बनाते हैं। ओके, तो अगेन ये काफी फैक्चुअल है। अगेन मैंने कहा ना कि अब स्पीसीज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। उतने स्पीसीज के प्रॉपर्टीज को जानना आपके लिए या रिमेम्बर करना, आप बोलते रहेंगे, वो उतना आसान नहीं होता है। हाँ, पीसीएस वालों के लिए हो सकता है लेकिन यूपीएससी के लिए उतना नहीं होता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन एक डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बात करें कि एरोसोल और फोमेजेंट रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट वगैरह, तो ये साइंस एंड टेक का जो हमारा बुकलेट था दिया गया था करंट अफेयर्स का, उसमें ये आपको फॉलो किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज में भी इसको हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था, तो वहां से ही आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनवाइट्स, ठीक है, ये देख रहे हैं इनवाइट्स, ये सब क्या होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं, इन सब के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनवाइट्स के बारे में भी कवर किया गया था कि ये एक राइट्स होता है, इनवाइट्स होता है। तो ये सारा इकोनॉमी का जो सेक्शन था, वो जो नोट्स मिला हुआ था उसमें आपको इकोनॉमी वाले नोट्स में ये सारा कवर किया हुआ था। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था 20 नंबर वाला। इसके अलावा आगे चलते हैं तो 22 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि अगेन क्या है कि पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है, तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट था। हमने कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके कुछ जो भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वगैरह होता है, ये सारा इसमें हम लोगों ने इसमें किया हुआ, तो ये इजी गोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कहा गया था कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। ठीक है, ऐसा कहना है। ठीक है, मेनी सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो ऐसा तो ये तो मुश्किल है ना, क्योंकि ऑलरेडी देखिए पेंडेमिक के बाद क्या हुआ। अब लॉजिक लगाइए, पेंडेमिक था, ठीक है, इकोनॉमी डाउन हुई, जब इकोनॉमी डाउन है तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी ना बढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट को घटाया जाएगा ना, ताकि और लोन वगैरह सस्ता हो पाए, लोग और लोन वगैरह लेके काम वगैरह कर पाए। तो ये पहले स्टेटमेंट तो सही गलत हो जाता है, और ये सारी चीजें हमने इसमें फॉलो भी की थी, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, स्टेटिक क्वेश्चन से आता है।
इसके अलावा कार्बन मार्केट का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। तो कार्बन मार्केट ये हमने अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले जो बुकलेट था, नोट्स था, उसमें हमने ये पूरा देखिए यहाँ पे कवर किया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन है कि इजी गोइंग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर बात आ रही है कि स्टरलाइजेशन भी ये हमने अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में कवर किया हुआ था, वो अपने नोट्स में, तो ये भी वहां से मिल जाता है। तो ये इजी गोइंग क्वेश्चन है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को भी हमने कवर किया हुआ, तो कैपिटल मार्केट भी हमारे इकोनॉमिक सेक्शन से था, तो वहां से भी ये क्वेश्चन आपको ये कवर हो जाए। तो ये भी इजी गोइंग क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, ठीक है, तो ये बेसिकली ना आपका स्टैटिक पोर्शन में है और ना कहीं करंट अफेयर्स में भी द हिंदू में देखने को मिला था। जो हमने जो बुकलेट है उसके अनुसार, देखिए मैं अपने बुकलेट के अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहीं और से आया या नहीं आया, वो मुझे नहीं पता। तो हमारी बुकलेट के अनुसार ये यहाँ पे क्या था, नहीं था, तो इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के तौर पर ही मानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए पूरा का पूरा इकोनॉमी के सेक्शन में ये दिया हुआ था, और ये मेंस का टॉपिक भी है। तो उन दोनों जो हम लोग ने मेंस के लिए भी बुकलेट दिया हुआ था, वहां पर ये अब पूरा का पूरा किस पे एमएसपी वगैरह लगता है, तो उसके हिसाब से ये आपका क्वेश्चन एक इजी गोइंग क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए 28 की अगर हम बात 28 की बात करें, तो यहाँ पर ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, यहाँ पर इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट की बात की रहा है। तो इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट की भी हमने यहाँ पर बात की थी, तो ये भी एक इजी गोइंग क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन, उसने टैक्स डिवोल्यूशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को रखा था, इसमें से ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इनकम डिस्टेंस है, यहाँ पे एरिया है, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी है, टैक्स इफर्ट है, ये सबको मिला के तो ये सारी चीजें यहाँ से भी हो जाती हैं। तो ये आपको इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें बताना है कि कौन सा इवन ओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में आपको कितने सारे उसमें है। तो ये भी एक बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, और ये भी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक नहीं था। इवन ओपीएस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है। तो उतने छोटे छोटे जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, वो पढ़ नहीं सकते हैं। 31 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बात की है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है जो आपके लक्ष्मीकांत से आया है, ठीक है, जहां पर हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये हो जाता है द प्रोसेस स्टैब्लिश बाई लॉ। तो ये एक इजी गोइंग क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम 32 की बात करते हैं, तो 32 में बताया गया है कि प्रिजन्स के बारे में बताया गया है कि प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन। तो प्रिजन रिफॉर्म्स भी फॉलो किया गया है। देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, और सारी चीजों को मिला के ये तो पहला ऑप्शन तो सही सही हो गया। तो और बाकी इसमें चीजें दी हुई है, उसके अनुसार आप 32 को भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ये मेंस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सब मेंस में दिया जाता है। खास करके जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है ना, सोशल सिक्योरिटी जो आपको जीएस पेपर 2 में आता है, जीएस पेपर 2 में ये दिया गया था। तो आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, तो इसी वजह से नहीं होता है, आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं होता है। चलिए, अदरवाइज कोई वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था, वो मेंस में दिया जाता है जीएस पेपर 2 में, बस वहीं से उठ के आया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ये देखिए लक्ष्मीकांत 6th एडिशन पेज नंबर 638 में भी दिया गया है, और एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एनसीईआरटी का ये स्नैपशॉट है, और यहाँ पर दिया गया है कि द यहाँ पर है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये एक चीफ पर्पस होता है। एंड दिस इज व्हाट इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द सी। तो एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो जाएगा, लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक इजी गोइंग क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, लक्ष्मीकांत ऊपर से पढ़ते हैं। तो 34th की बात करें, इजी क्वेश्चन है, ओके, ये आपके फैक्चुअल है, और एम लक्ष्मीकांत में भी आपको ये दिया हुआ है, तो ये भी इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करें कि नेशनल कमीशन और बैकवर्ड में ये जो है कि बैकवर्ड क्लासेस, ह्यूमन राइट्स, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो बताने की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये लक्ष्मीकांत में आपको पूरा इस तरीके से मेंशन है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से ये संबंधित क्वेश्चन है, तो आराम से आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत में जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है ना, वहां से कर सकते हैं आप। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या नहीं है।
37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन बात की गई है फाइनेंस बिल एंड मनी बिल की बात की गई है। तो अगेन आपके लक्ष्मीकांत वाले जो बुकलेट है, ठीक है, लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी पढ़ते हैं वहां पर आपको फाइनेंस बिल मनी बिल की बात की गई है, वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बजट आता है ना, तो बजट में भी मनी बिल फाइनेंस बिल का जिक्र होता है, तो वहां से भी आप ये हो जाता है, तो कोई इसमें समस्या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी रिजर्व की, कम्युनिटी रिजर्व ये हमने देखिए ज्योग्राफी में फॉरेस्ट वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हमने कम्युनिटी रिजर्व करके ये एक टॉपिक दिया हुआ था, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शेड्यूल्ड एरिया ये आप लक्ष्मीकांत में भी है, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल आप पढ़ते हैं तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है ना तो ये रिस्की है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में फिक्स सिक्स शेड्यूल आपको पढ़ना है, तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो सही है। तो इसको ईजी ही माना जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते ही हैं। वो भूल जाए वो बात अलग है, या ना पढ़े वो बात अलग है। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो अगेन ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है, वहां से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो सारे आर्टिकल्स ये जो है ना, ये सभी आपके लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं, तो कोई वहां से दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं धान्य कटका की, बात करते हैं कि धान्य कटका जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ये स्नैपशॉट है, ये जो देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का स्नैपशॉट है, और यहाँ पर ये धान्य कटका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। थिंग्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 2 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 43 में देखने को मिल जाएगा, ताकि प्रूफ देखिएगा, बुक उठा के देखिए वहां पर ये है या नहीं, ऐसे नहीं देखना है आपको। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको कहेंगे कि कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं है, आपके एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा। स्तूपा वगैरह बौद्धिज्म, आपको पता है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, तो इस हिसाब से तो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों पढ़ के हमेशा आपको जाना है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन होता है, ये भी हमने इसको कवर किया हुआ था अपने मेंस वाले पार्ट में, या फिर जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें हमने दिया हुआ। चलिए विद रेफरेंस एंशियंट साउथ के बारे में बात की है, तो कह रहा है कि कोरकाई और पुमपुहार और मुचीरी ये कौन किस तरीके के सिटीज हैं। तो यहाँ पर लिखा गया था कि कोरकार जो है ना वो एंशियंट सी पोर्ट्स है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सी पोर्ट लिखा हुआ है, और इसमें क्या है कोरकाई है, तो कोरकाई क्या होगा सी पोर्ट, यानी कि पोर्ट्स होगा। जब ये पोर्ट्स है तो सारे पोर्ट्स ही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये भी एक वही क्वेश्चन है, ये हमारे बुकलेट में था, ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने अपने बुकलेट में दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वाता किरुताल, वाता किरुताल के बारे में बात करें तो किंग्स एम्प्लॉइंग वीमेन बॉडीगार्ड, ये कहीं नहीं आपको ना एनसीईआरटी है, क्योंकि देखिए जनरली हम एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, या फिर हम तमिलनाडु के बुक से पढ़ते हैं, दोनों में कहीं पर भी ये वहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से हम इसको एक डिफिकल्ट कैटेगरी में रखेंगे, इस पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम डायनेस्टीज की बात करें तो ये भी हमने फॉलो किया हुआ था अपने हिस्ट्री के बुकलेट में। तो डायनेस्टी और होयसला की बात करें तो 10वीं से 14वीं एडी के बीच में आता है। तो ये कह रहा है कि ये किंगडम 18th सेंचुरी में होना चाहिए, ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी में। तो आपको ये तो पता हो जाएगा कि होयसला नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये 10वीं सेंचुरी से आता है आपको, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन मेथड लगा के चल सकते हैं। होयसला एक इंपॉर्टेंट डेंसिटी है, मेंशन किया गया है, गढ़वाला हो सकता है ना मिले, काकेतया आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये एक और तीन जो है ना, ये आपके पीवाईक्यू में भी ये आए हुए हैं, यहाँ पर पीवाईक्यू और एंशिएंट मेडिवल का जो बुकलेट है वहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको पेयर लगाना है देवी चंद्रगुप्ता, तो ये एग्जैक्टली ये आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी आप जाके देखिएगा तो वहां पे ये चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक्चुअली में सही में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी ये होगा, अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो फिर ये इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल है ये। इसके अलावा हम बात करें, अगेन यहाँ पर बात आ रही है कि बुद्धिज्म जैनिज्म की बात आ रही है, कि सोल्स के बारे में यहाँ पर बात लिखी गई है। ये टेस्ट सीरीज में भी हम लोगों ने फॉलो किया हुआ था, ये जो टेस्ट सीरीज था इसमें भी इसकी बात की गई थी। इसके अलावा पीवाईक्यू में भी बहुत कई बार आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, और ये बुकलेट में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विजयनगर अंपायर की बात करें तो विजयनगर अंपायर जो है इसको भी हमने कवर किया है मेडावल इंडिया वाले एनसीईआरटी में भी। ये एनसीईआरटी का स्नैपशॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको विजयनगर अंपायर के बारे में मिल जाएगा, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रूलर्स मेडिवल टाइम पे गुजरात के रूलर्स थे जिन्होंने दीव को सरेंडर किया था पोर्तुगीज को, यानी पोर्तुगीज को दीव दे दिया था। तो अगेन ये देखिए स्पेक्ट्रम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिल जाएगा, और सतीश चंद्र की एनसीईआरटी जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये एक्ट्स जो है आपको लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में ही मिलेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर जो होगा ना जिसमें एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं देखिएगा,
वहां पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर भी मिल जाते हैं। तो ये पूरे पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, पूरे पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। ओके, 51 की बात करें तो 51 में बात किया जा रहा है कि जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना, जो भी योजना वगैरह इस तरीके की होती है ना, वो हर सब न्यूज में रहती है। तो करंट अफेयर्स का पार्ट है ये, जो बुकलेट आप पढ़ते हैं जिसमें योजना वगैरह दिया रहता है, प्रोग्राम वगैरह रहता है। ओके, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये आपको 51 नंबर भी एक इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, ये हमें नहीं पता, हमने भी कवर नहीं किया हुआ था अपने करंट अफेयर्स में या फिर और किसी भी बुकलेट में, तो ये हमें नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम सीधा छोड़ देंगे क्योंकि इतना फैक्चुअल आप नहीं जा सकते। अगेन कार्बन फाइबर्स की बात हो रही है कि कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, हो सकता होगा। या कार्बन फाइबर वंस आर यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो अब देखिए, अब कैन नॉट बी यानी कि एकदम नहीं हो सकता, ये एक्सट्रीम है। तो कभी भी एक्सट्रीम सेंटेंस से आप क्या कीजिए, बचा कीजिए। तो दो वहां पे अगर हम इलिमिनेशन मेथड से जाएंगे ना, तो दो वहां पे गलत कर देंगे। ओके, और कार्बन फाइबर्स का यूज होता होगा, कार्बन स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, तो एरोप्लेन या ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स में यूज किया जाता होगा। तो मैं वन के साथ जाऊंगा, तो मैं ओनली वन यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन सेंट तो दूसरा तो गलत लगाऊंगा क्योंकि एक्सट्रीम चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना होगा। ठीक है, रिस्क इसलिए लेना होगा ना, क्योंकि देखिए आपको 80 से 90 क्वेश्चन बना के आना है, और आपको मैंने पहले ही कभी बात की थी कि 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा आपको आएगा नहीं। तो बाकी कि आपको 50 क्वेश्चन बनाना कैसे है, ऐसे ही तो बनाना है कि थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, थोड़ा सा अपने नॉलेज का यहाँ पर यूज कीजिए, तो उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके अलावा चलिए, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली होता है। हाँ, ये सही है कि जब आपको कोलिजन होता है तो आपको तुरंत एयर बैग जो होते हैं वो खुल जाते हैं। ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग तुरंत ही वो खुल जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, एकदम इमिडिएटली लिखता तो शायद वो गलत हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट है तो वो ठीक है। इस हिसाब से मैं एक को सही मानूंगा। तो एक को अगर मैं सही मानूंगा तो मेरा डी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। मेरे पास ऑप्शन बचे हैं ए और मेरे पास ऑप्शन बचे हैं सी। इसके अलावा बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ। तो सबसे पहले हम जाते हैं थर्ड की तरफ, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। ये मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, आई डोंट नो, थर्ड के बारे में नहीं पता। दूसरे को देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ टू द हार्ड। नहीं, ये गलत होगा, दूसरा तो गलत होगा। तो सेकंड तो एकदम गलत है, तो मेरा थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा क्यों है गलत, देखिए दूसरा ये कह रहा है ना कि आपका जब लैपटॉप है, लैपटॉप तुरंत अगर आपको जमीन पे यानी ग्राउंड पे अगर गिरेगा, तो उसका जो हार्ड ड्राइव है वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। उसका हार्ड ड्राइव वो तुरंत ऑफ हो जाएगा, ऐसा कह रहा था। ऐसा जरूरी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है, हो सकता है टूटे ना। आजकल एक लेनोवो का ऐड आता है, आपने देखा लेनोवो लैपटॉप, वो गिरता है तो टूटता ही नहीं है। अब आप बताइए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना। सेकंड गलत हो गया, थर्ड के बारे में मुझे नहीं पता। जब सेकंड ही गलत हो गया तो बी चला गया और सी भी चला गया। ओके, और नन हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बनता है। तो ये एक लॉजिकल केस होता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ओके, तो यहाँ सही हो गया। बायोफिल्टर्स की अगर बात करें इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इसको वर्ड को अगर आप तोड़िएगा ना, तो एक तरफ आता है बायो और एक आता है फिल्टर। फिल्टर जैसे पानी वगैरह को आप फिल्टर करते हैं, बायो यानी कि बायो का मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज करके इसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बायो प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड में पॉसिबल, क्योंकि फिल्टर कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो उस तरीके से कर रहा होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सही हो सकता है। तो अगर सही है पहला, तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला अगर सही है तो दो भी नहीं होगा। अगर पहला सही है तो या तो ओनली वन होगा, ठीक है, या फिर ये थ्री होगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ये मुझे नहीं पता ये करता है या नहीं करता है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। ठीक है, अब कह रहा है कि ये मतलब कि फास्फोरस को इंक्रीज करता है वाटर में। तो ये हमें नहीं पता कि बायोफिल्टर से अगर इंक्रीज होता है या नहीं होता है। ओके, तो दो और तीन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वन के बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए बचता है और ऑप्शन सी बचता है। अब इसमें आपको किसके साथ जाना है, ये भी यहाँ पर रिस्की हो जाता है। और ये 50-50% वाला
यहाँ पर क्या हो जाता है, मामला हो जाता है, यानी कि 50-50% आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये फिश फीड की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मछलियों को चारा डाला जाता है ना, उस पानी को ये फिल्टर करने की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो बायो फिल्टर्स का हम करके उसमें फास्फोरस वगैरह शायद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की उसमें काफी जरूरत होती है, तो बायो फिल्टर करके उस पानी को वापस उसे दिया जाता है। तो मे बी 3 इज राइट। अगर 3 सही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, यानी कि उसको अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ना कि फास्फोरस की। तो 2 और 3 जो है ना, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर 2 और 3 में से एक भी गलत हो जा रहा है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन 1 ही सही होगा। तो उस हिसाब से हमें क्या जाना होगा, सिर्फ ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर आप जा सकते हैं अपने गेस वर्क के अनुसार, इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा वहां पे, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके अलावा सीफेट्स होते हैं, नेबुला होता है, पल्सर्स होते हैं। सीफेट्स हो सकता है आपको ना पता हो, नेबुला के बारे में आपको पता है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि नेबुला क्या होता है, ठीक है। तो और पल्सर्स के वगैरह बारे में भी आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में हमारे नोट्स में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो भले सीफेट्स के बारे में ना पता हो, नेबुला और पल्सर्स के बारे में पता है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कि कौन सी कंट्री का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, करंट अफेयर्स में फॉलो किया, ये बताया गया था कि इंडिया हो गया और एक जापान हो गया, इन दोनों के पास अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर एक जापान आता है, तो जापान ये सही आंसर होगा। 58 की अगर हम बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया था क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है ये। 59 की अगर बात करें, तो गोल्ड माइनिंग वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हमने कवर किया था यहाँ पर मरकरी वगैरह जब लिया था, तो क्योंकि यहाँ पर मरकरी पॉल्यूशन की बात हो रही है, और फिर मरकरी का एक पूरा सेक्शन हमने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में दिया था, तो वहां पर भी कवर किया होता है, इजी गोइंग क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, बात की गई है, तो एक टॉपिक चल रहा था करंट अफेयर्स में, आपको पता होगा, हाइड्रोजन मिशन वाला। तो हाइड्रोजन मिशन था, तो यहाँ से ये कवर किया हुआ है, तो ये भी एक इजी गोइंग क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें यूक्रेन के लैंड बॉर्डर ये कंट्रीज हैं, तो ये भी एक इजी गोइंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये समय था रसिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट का, जो ये काफी समय से चलता आ रहा है, ठीक है, और अभी भी लड़ाइयां चलती आ रही हैं। और प्लेन्स जब हुआ था, तो उस समय भी कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था, ठीक है, उनके बीच में। तो जब यूक्रेन और रशिया इतना हॉट टॉपिक था, तो आपको मैप पे ये लोकेट करना चाहिए था, मैप पढ़ना चाहिए था, तो वही बस पूछा है, तो ये एक इजी क्वेश्चन हो, तो भले आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आता है, इसका मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि इजी नहीं है, ठीक है, ये ठीक है जी क्वेश्चन है। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अगेन फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ चैप्टर 9, ठीक है, 11th क्लास की यहाँ पर मिल जाएगा, पीवाईक्यू बेस्ड भी है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की गई है अर्थ एटमोस्फेयर की, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इंसोलेशन की बात की गई है, ओके, यहाँ पर इंफ्रारेड्स की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर सॉइल्स वगैरह की बात की गई है, तो ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, अगेन सेम एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर 64 है, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की बात की गई है कॉन्टिनेंट्स ओशियंस में, तो ये भी आपको सेम एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो आसान, डिफिकल्ट, मॉडरेट, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सिस्मोग्राफी ये भी आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 में मिल जाएगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी जो है, कि वहां पर भी दिया गया है, पी वेव्स होते हैं, एस वेव्स होते हैं, लॉन्ग वेव्स होते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। ओके, तो ये यहाँ से आपको इजी क्वेश्चन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की बात की गई है, तो अगेन इजी क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक कोल बेस्ड, कोल मिनरल्स वगैरह की बात की थी, ओके, और इस पर बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, ये भी आपको मेंस में पढ़ना है। ओके, तो इस पर भी आपको पूरा का पूरा एक नोट्स दिया गया था बुकलेट में, तो वहां से ये आराम से ये कर पाएंगे, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बच गया। हाँ, वोल्बाचियर मेथड इज समटाइम्स टॉक अबाउट द रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें नहीं पता, ठीक है, और ये हमने कहीं कवर भी नहीं किया हो, तो हो सकता है कहीं कवर हुआ होगा, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स, क्योंकि क्या है, समटाइम्स टॉक्ड, यानी कि कहीं करंट अफेयर्स में हुआ होगा, बट द हिंदू में ये हमको कहीं नहीं मिला, तो इस वजह से हमारे लिए नॉन गोइंग क्वेश्चन हो जाता है, यानी इसको हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे कार्बन कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज में भी इसको मेंशन किया हुआ था, तो ये भी किसी कोई क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा एरियल 69 की बात कर रहे हैं, एरियल मेटाजेनोमिक्स की बात करें, तो ये भी हमें क्वेश्चन कहीं नहीं मिला, किसी सोर्स में अगर हमें नहीं मिला, तो जब हमारे पास किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अगेन ये भी हमें कहीं नो सोर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी हमें कहीं नहीं मिला, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है।
अभी मैं डिटेल बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन हुआ, कितना बना, कितना आ रहा था, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब यहाँ पर एमएसएमई एक्ट 2006 की बात की जा रही है कि इसके तहत क्या था कि 15 करोड़ और 25 करोड़ के मतलब इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट के तहत उसको माना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कहाँ आपको मिलता है, ये आपको बजट में मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको बजट में मिलेगा और ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो जनरली ये क्या होता है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इकोनॉमी वाले सेक्शन में नोट्स में जब एमएसएमई की चर्चा की है ना, तो वहां पर भी हमने इसकी बात की है। तो ये किसी को क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमने कवर किया हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा, बेटा वर्जन किसे कहते हैं आपने पता? अब फोन यूज करते हैं ना, अब फोन यूज करते हैं आजकल, आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, बाल्ड का यूज करते हैं, ओके, आप मिड जर्नी का यूज करते हैं, नाम सुना है ना सबका, मिड जर्नी काफी फेमस है। ये सब क्या है, ये बेटा वर्जन। बेटा वर्जन मेनली क्या होता है, ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक फर्स्ट वर्जन हम बना देते हैं, उसके बाद उसको हम पब्लिक को दे देते हैं, तो पब्लिक उसको यूज करती है, उसको फिर फीडबैक देती है। तो वो जो वर्जन होता है ना, उसी को बेटा वर्जन कहा जाता है, जो जनरली टेस्ट वगैरह के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल टेक्निकल जमाना है, हर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कर रहा है, तो इतना तो उसे पता होना चाहिए कि बेटा वर्जन क्या होता है। तो इस हिसाब से मेरे लिए इजी क्वेश्चन था। हो सकता है कि शायद ये आपको ना आए, ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए था। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक मेंस का पार्ट ही है। मेंस में आप पढ़िएगा जीएस पेपर 1 में, तो जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो ये भी उसके हिसाब से इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन आप मेंस नहीं पढ़ते हैं ना फिल्म्स के लिए, तो कैसे होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसे ही होगा फिर, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए, आपको इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है, और अर्बन इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच की बात की गई है। ये सब लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, उसको आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख भी लेते हैं। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव पर। ये बिल्कुल सही है। इंडिया में ज्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना, वो क्यूरेटिव होता है, ठीक है, वो प्रिवेंटिव नहीं होता। लोग अपने सेहत पे ध्यान नहीं रखते हैं, वो जब जब उनको हो जाता है ना, तब वो ध्यान रखना शुरू करते हैं, वो पहले से ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लार्जली क्यूरेटिव है, वन इज राइट। एंड अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। ये दोनों सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ हो जाएगा, ये स्टेटमेंट 1 और 2, करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये बी आपको हो जाएगा। तो ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। 76 की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये मेरे लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब उतना मैं रिपोर्ट थोड़ी ना पढ़ते जाऊंगा। अभी वाटर रिपोर्ट दे दिया, तो इतना रिपोर्ट कौन पढ़ता है, इतना भी नहीं लेना है, इतना लोड नहीं लेना है आपको भी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस से, बिल्कुल। ये सब आपको लक्ष्मीकांत में जब आप इमरजेंसी वगैरह पढ़िएगा, तो पूरा का पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो ये किसी कोई क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर which of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortage and was in the news in recent past for every severe famine? अगेन ये करंट अफेयर बेस्ड एंड काफी फैक्चुअल है, हमारे यहाँ इसको कवर नहीं किया गया था, ओके, कवर नहीं किया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये वर्डिक्ट है। इसके अलावा बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, नवोया प्रोटोकॉल। तो अगेन आपको पता है कि कई सारे प्रोटोकॉल है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ओके, आपको नगोया प्रोटोकॉल वगैरह हो गया, इसी तरीके के जो भी आपको कॉप की बैठक वगैरह जहां पर भी होती है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल आते रहते हैं। ये सारा हम लोग इकोनॉमी, सॉरी, जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आपको विद करंट अफेयर्स में जो आता है ना, उसमें ये अपडेट करके देते हैं। तो ये भी एक इजी गोइंग क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं किया है तो वो फिर तो अलग बात है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई ऐसा थोड़ी आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से है तो आराम सा क्वेश्चन है यहाँ पर, लक्ष्मीकांत से आप हो जाएगा, तो यही इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कुछ महानुभाव के नाम है, जैसे कि अलेक्जेंडर रिया, एज लॉन्गॉट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्ग्स एंड वॉल्टर एलियट। पूछ रहा है कि ये सभी लोग किससे संबंधित हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी का एक स्नैपशॉट है, ये मैंने दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी के स्नैपशॉट में यहाँ पर देखिएगा, इन 1884 वॉल्टर एलियट, जिन्होंने क्या किया था, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। वॉल्टर एलियट, ये वही वॉल्टर एलियट है
जो यहाँ पर ये नाम दिया गया। तो ये कौन लोग हैं? ये आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको गलत हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है। चलिए, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे बेसनगर, भाजा एंड सीतान वत्सल, तो ये सारा हमने इसमें कवर किया हुआ था, तो इसे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी एक इजी टू मॉडरेट में आता है। चलिए भाई, यहाँ पर अगर बात करें, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। इतना कौन किसको पता भाई। उसके बाद स्टेटमेंट जो ये है ना, इट वाज 1905 जब स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑन द सेम डे। ठीक है, 1905 में, यानी कि 7 अगस्त को ही 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। तो ये तो सही है, लेकिन एक के बारे में मुझे पता ही नहीं है ना कि वो सही है नहीं सही है। तो सेकंड को अगर हमें सही करना है तो उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड कहाँ कहाँ सही हो रहा है सेकंड, अब देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर भी 1 सही है, यहाँ पर भी 1 सही है। ठीक है, 1 यहाँ पर भी सही है, और 1 सिर्फ यहीं पे करेक्ट, आपको वो करेक्ट इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को हमें करेक्ट करना है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट कहाँ है? इसमें करेक्ट है। एंड इसके बाद स्टेटमेंट 2 किसमें करेक्ट है? स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है और इसमें इनकरेक्ट है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए बचता है और ऑप्शन डी बचता है। ऑप्शन ए और डी में ही हमें एक तरफ जाना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, और कह रहे हैं कि उसी दिन हमारे यहाँ स्वदेशी मूवमेंट आया था। तो हो सकता है कि उसी दिन स्वदेशी मूवमेंट आया हो और उसी दिन हैंडलूम लाइव होता होगा, मे बी पॉसिबिलिटी। तो बट आई एम नॉट श्योर, मैं 50% से ज्यादा श्योर नहीं हूँ। तो इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा? स्किप कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम नेशनल फ्लैग कोड की बात करते हैं। अगेन बहुत फैक्ट, इतना होता है उसके फ्लैग में, इतना रेशियो वगैरह होता है, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। तो इसको क्या करेंगे? स्किप कर। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डे वाला ये इजी गोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको मेंशन किया गया है, लक्ष्मीकांत में भी ये मेंशन किया गया है, तो आप हिसाब से जा सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एंड स्विट्जरलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ऐसा है क्या? ठीक है, तो गोल्ड रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट है क्या स्विट्जरलैंड के पास, या फिर इनके पास ये सबसे मतलब कि लीडिंग एक्सपोर्टर है गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप सही करेंगे गलत करेंगे किस तरीके से, अगर आप इसको डील करने वाले हैं तो उस हिसाब से आपको समझना है। ठीक है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। स्किपेबल क्वेश्चन है, मे बी आप स्किप कर पाए या उसको डील कर पाए। 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 क्वेश्चन जो है ये कहता है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, तो ये सारा यहाँ पे जो हम आईआर का जो इंटरनेशनल रिलेशन का बुकलेट देते हैं ना, जीएस पेपर 2 में, उसमें ये फोकस किया गया था। इसके अलावा 2-3% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड्स का इतना होता है, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आपको मेंशन है। तो ये भी आपको इजी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा वगैरह है तो वो मॉडरेट उस हिसाब से हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट की, तो ट्रीटी में, अब भाई यूरोपियन यूनियन ने कोई ट्रीटी कोई की है तो उससे हमें क्या मतलब, कि इसको भी हम स्किप करेंगे ना, हम उसके बारे में जानते थोड़ी है, हमें नहीं पता है। 90 की बात करें कि रिसेंटली यूएन ने कुछ अडॉप्ट किया है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है, लॉजिकली अब भी आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन या मिडिल लेवल के क्वेश्चन में आता है। विद रेफरेंस टू द होम गार्ड, अगेन ये डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका भी कहीं सोर्स आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अब होम गार्ड के बारे में पढ़ना है तो जाके इंडिया ईयर बुक पढ़िए। तो इंडिया ईयर बुक पढ़ता कौन है? अब कोई नहीं पढ़ते इंडिया ईयर बुक, तो उतना कौन करे? तो ये भी क्या है, हमारे लिए डिफिकल्ट है, स्किप करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि अनऑथराइज्ड वेइंग वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म कौन से एक्ट में आया था, ये कौन से एक्ट में ये किया गया था? ये करंट अफेयर्स में भी नहीं है, कोई बुकलेट में भी नहीं है, अगेन डिफिकल्ट। उसी तरीके से यहाँ पर है कि नगरों करबाक्स है या खारसान है या फिर नोट की हुई, ये कौन से एरिया में पड़ते हैं, इतना मैप में भी हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। इसराइल की बात करें तो इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, बिल्कुल सम आ गया तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपको मिल रहे हैं। तो अरब पीस इनिशिएटिव भी लिया गया है, सऊदी अरेबिया और सैंड विद इसराइल इन अरब। ओके, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, न्यूज में था। आपको पता है कि इसराइल ने गल्फ कंट्री के साथ साइन किया था, पीस ट्रीटी के लिए साइन किया हुआ था। ओके, तो ये किसी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये किया जाना चाहिए।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। अब मॉडरेट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट में अगर दिलचस्प दिलचस्प होगा यानी कि इंटरेस्ट वगैरह होगा तो आप उसको कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज मॉडरेट। इसके बाद 96 की बात करें तो 44th चेन चैंपियन, ये तो मतलब जीके टाइप का एकदम पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है ये। कौन, ये यूपीएससी वाले तो कर ही नहीं पाएंगे भाई। फर्स्ट टाइम हम अपने यहाँ चेस ओलंपियाड यूज कर रहे हैं, हमें क्या पता ऑफिशियल मोस्टकार्ड क्या था, ये था ट्रॉफी विनिंग टीम जो थी वो उसका मतलब ओपन सेक्शन ये किया गया था क्या, मतलब ये पीसीएस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये बेसिकली इट इज नॉट गुड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो न्यूज में था और किस कंट्री में है, दोनबास, कांचन एंड त्रे, ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। मॉडरेट सेक्शन में रखूंगा अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि देखिए पूरा गल्फ, ये जो गल्फ कंट्रीज वगैरह होते हैं ना, इनके बारे में आपको हर साल पढ़ते जाना। अभी आप 2024 का फिल्म देखा ना, गल्फ कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। कुछ एरिया में आपको बता देता हूँ, जैसे हम पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है, और इसके अलावा गल्फ कंट्री, ये तो आपको पढ़ के मैपिंग ये करके जानी ही जानी है। ये तीन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गल्फ कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसको छोड़ के अगर आप गए तो क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटने वाला है, तय समझिएगा। तो अभी भी तो अगर 24 दे रहे हैं ना तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर चार्ट गोनिया, माली एंड सूडान काउंट द इंटरनेशनल टेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। ओके, अब उन्होंने क्या किया हमें क्या पता, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हैं ना तो कैसे पढ़ते हैं हम, इंडिया के साथ किस कंट्री का क्या रिलेशन है, हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो भाई अब इंडिविजुअली वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा हमें खोज खबर रहता नहीं है, समझ गए ना, तो वो ज्यादा हमें खोज खबर नहीं रहता है। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को स्किप ही करके जाएंगे। अगर किसी को ने कभी न्यूज पेपर पढ़ ली, क्योंकि न्यूज टेलीविजन पे तो कुछ आता नहीं है। हाँ, पेपर वगैरह कभी कोई पढ़ते होंगे तो आ गया, अदरवाइज इतना हम इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिविजुअल कंट्री के बारे में नहीं पढ़ते। हाँ, इंडिया के साथ रिलेशन है तब हम रिलेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, अदरवाइज उनके अंदर में घुस के नहीं पढ़ते। ठीक है, इसके बाद करें कि हैवी इंडस्ट्रीज है जो कि फर्टिलाइजर, ऑयल एंड स्टील, पीवाईक्यू है, ठीक है। और कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज, तो सभी को होगा, ऑल ऑफ होगा, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो मिशन चल रहा है ना, तो इसमें से किस इंडस्ट्री को उसमें फायदा होगा, तो सारी इंडस्ट्रीज को होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक इंडस्ट्री को होगा। तो आराम से इसको कह सकते हैं सी, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। G20 का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। G20 बहुत हवा हुआ था, बहुत हवा हुआ था एकदम G20 पर कि क्या क्या ये हो गया, ऐसा हो गया, बहुत इंडिया ने उस चीज की तैयारी की थी, ओके, G20 के बारे में। तो ये तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि आएगा ही आएगा। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता है। तो 100 क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अब सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं। रिजल्ट की अगर बात करें तो इजी आपको 46 क्वेश्चन है, रिस्क और मीडियम लेवल पर 23 क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट लेवल पर आपको 21 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पर मिलने वाला है। इजी क्वेश्चन जो 43 था ना, उसमें तो बेसिक क्वेश्चन स्टैटिक पूछे गए थे, मीडियम लेवल के जो 23 क्वेश्चन थे वो, और प्लस इजी क्वेश्चन के 43 क्वेश्चन थे। इन दोनों को मिला के आपको 69 क्वेश्चन आपको बुक से पूछा गया था, यानी कि करीब 69% या फिर 70% जो था ना, वो सिर्फ आपके बुक से ही आया था, जिसमें से आपको 46 इजी था। अगर 46 में आप 30 भी करके आते हैं ना, सही सही, ठीक है, 30 भी करके आते हैं तो 60 इधर हो जाता। और मीडियम लेवल में अगर आप 15 भी करके आते, उधर 30 में 15 भी अगर करके आते ना, तो भी 15 दूनी 30 आपका हो जाता है, यानी कि 90 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके सही हो जाते, आप कट ऑफ को पार कर जाते और मेंस आप दे लेते। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, 106 नंबर आ रहा है इनका, तो ये डेफिनेटली ये तो पार है, क्योंकि इन्होंने मेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कट ऑफ के ऊपर है। इसके अलावा अगर सीसेट में अगर बात करें ना, सीसेट इज वेरी टफ ओनली बिकॉज ऑफ क्वांट सेक्शन। अब क्वांट मतलब क्या, क्वांट मतलब मैथ। मैथ में पहले क्वेश्चन 22-25 क्वेश्चन आते थे, अब मैथ्स में क्या आते हैं ना कि 30-35 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारा अप्रोच जो होता है ना गलत होता है। ज्यादातर लोगों को मैथ से क्या होती है प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोगों को मैथ से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा अप्रोच गलत होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में ना, तो मैथ में कई दसों आपको टॉपिक्स हैं, दसों टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई हूँ, जिसमें मान लीजिए कि एक आपको टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एक पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ओके, कुछ एलिगेशन के टॉपिक हो गए, ओके, कुछ इसी तरीके से 200 टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैथ को पूरा मत छोड़िए, मैथ में से जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है ना, 2-3 टॉपिक, उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो अगर उन 3-4 टॉपिक्स में से
अगर मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन भी आ गया ना, तो 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो 4 नंबर अगर आपने बना लिया तो समझिए कि 4 क्वेश्चन बना लिया तो समझिए कि आपके 10 मार्क्स हो गए आराम से। और उसके बाद रीजनिंग वगैरह होती है, तो रीजनिंग में भी आराम से आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो 30 में से 20 तो आपको सही होने चाहिए ना, आराम से होने चाहिए। तो ये आपको भी सही हो गया तो इधर आपको मिल जाएगा कितना, इधर 40-50 मार्क्स इधर हो गया, 10 मार्क्स इधर आ गया, 60 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा। समझ रहे हैं, 60 मार्क्स इधर से मिल जाएगा। उसके बाद फिर बचा आपको कंप्रीहेंशन वगैरह, उसमें कुछ आप सही कर लीजिएगा तो आप आराम से आप 70 प्लस चले जाइएगा। लेकिन अप्रोच थोड़ा उस तरीके का होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ना। तो इस वजह से अब कंप्रहेंसिंग, ये जो ऐसा टॉपिक होता है ना कि इसमें सारे सारे क्वेश्चन को आप 100% सही नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होगा। भरोसा किस पे, भरोसा आपको रीजनिंग पे ही होगा और भरोसा क्वांट पे होगा, लेकिन क्वांट बहुत लोग का कमजोर होता है। तो इसीलिए 3-4 टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस कीजिए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चीज आपको ज्यादा समझ में आ रही है, तो उसके अनुसार ये सोचा कीजिए, तैयारी कीजिए। अभी 2024 के लिए जो हॉट टॉपिक्स हैं 2024 में, मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक्स हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपको एक दिख रहा होगा नंबर व्हाट्सएप का। ओके, अभी भी 4-5 महीने हैं, 4 महीने ही मान के चलो, 5 महीने तो नहीं कहूंगा। ओके, इसमें भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप वहां पे कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा। ज्यादा बेहतर है कि इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम दूर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टैटिक में भी आए हैं ना, तो स्टैटिक में भी मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से भी आपको यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो आप चाहें तो ये तीनों चीजें हमसे ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे हमसे ले सकते हैं, प्री और मेंस का दोनों अभी अभी। ओके, स्टैटिक का भी और मेंस का दोनों का नोट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। ओके, और करंट अफेयर्स में ज्यादातर हम लोग द हिंदू को ही फॉलो करते हैं, तो द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स होता है, तो आप उसको उसका भी नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप इतना भी ले लेना तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा और मेंस भी आप देने लायक आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चाहिए होगा तो फिर उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और उसको जल्दी कीजिएगा, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर महीना बीतने के बाद जब भी जनवरी 2024 आएगा ना, तो उसके बाद अगर आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो रही होगी तो फिर समझिए कि 2024 आपके लिए मुश्किल ही होने वाला है। फिर अब एक साल 25 26 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, वो कम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।